नमस्कार दोस्तों, हाल ही में देश के जीडीपी को लेकर नया डेटा रिलीज किया गया और इसके अकॉर्डिंग देश में जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये -7.3% टच कर गया। जब से देश आजाद हुआ है इतना बुरा जीडीपी ग्रोथ रेट देश का ईयरली बेसिस पर कभी नहीं हुआ, यानी देश के इतिहास में ये सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस है, सरकार के क्या फेलियर्स रहे हैं, इनकी बात डिटेल में मैंने पुराने जीडीपी वाले वीडियोस में करी है कि कैसे डीमोनेटाइजेशन से शुरू होकर एक के बाद एक जो सरकार के फेलियर्स रहे तब से जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे ही गिरता चला गया। आज के इस वीडियो में मैं इसकी बात दोबारा नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मैं जीडीपी के साथ क्या प्रॉब्लम है उसकी बात करना चाहूंगा। मेरा मतलब है कि जीडीपी एज अ मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम है। ये जो -7.3% का नंबर है ये क्या बताता है देश की हालत के बारे में और क्या चीजें छुपा कर रखता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले इस नए डेटा के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानते हैं। माफ करना दोस्तों अगर आज मेरी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, मुझे थोड़ा फीवर और जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज में थोड़ी खरखराहट आ सकती है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक देश का एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में सिर्फ 5 बारी गया है। इनमें से पिछली 2 बारी ही मेजर टाइम्स थे। एक 1965-66 में जब देश का जीडीपी -2.6% चला गया था। इसके पीछे रीजन था कि देश पाकिस्तान के साथ एक जंग पर था और उसी वॉर की वजह से देश की इकोनॉमिक हालत काफी खराब थी। और दूसरा 1979-80 में जब देश का जीडीपी -5.2% चला गया था। इसके पीछे 2 मेन रीजन थे। एक था कि देश में ड्राउट आ रखा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से, और दूसरा ईरान में रेवोल्यूशन हुई थी जिसकी वजह से देश की पेट्रोलियम सप्लाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और इन दोनों इवेंट से भी बुरा इवेंट आता है अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, जब देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% तक पहुंच गया। ऑब्वियसली इंडिया कोई इकलौती कंट्री नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। पूरी दुनिया भर में 166 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गया है पैंडेमिक की वजह से, लेकिन 28 ऐसी भी कंट्रीज है जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रहा पैंडेमिक के बावजूद। इसमें है चाइना, ताइवान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज। अब सरकार यहां पर पूरा दोष पैंडेमिक पर ही डालना चाहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि पैंडेमिक के आने से पहले भी 2016-17 के बाद से ही देश का जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार नीचे गिरते जा रहा था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो पॉजिटिव रहा, +1.6%। और आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा वो -7.5% आएगा, लेकिन -7.3% ही आया, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और अगले साल के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर यहां पर कोई थर्ड वेव आकर देश में तबाही नहीं मचा देती तो अभी के हिसाब से आउटलुक जो है फ्यूचर का वो पॉजिटिव ही लग रहा है। +7 से लेकर +9% तक जीडीपी ग्रोथ रेट जा सकता है अगले साल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहां पर उठाना चाहता हूं वो ये है कि क्या मायने हैं इस नंबर के। क्या ये जीडीपी का फिगर आज के दिन देश में जो एक आम आदमी को सहना पड़ रहा है, एक आम आदमी की जो हालत है देश में आज के दिन, क्या ये नंबर उसे रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। एक CMIE का हाउस होल्ड सर्वे किया गया था जिसने बताया, 2 लाख लोगों पर किया गया था हाउस होल्ड्स पर, कि 97% इंडियन पॉपुलेशन की आज के दिन जो कमाई होने लग रही है वो पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे गई है। एक प्यू रिसर्च सेंटर, US बेस्ड रिसर्च सेंटर है, उसके एक सर्वे ने बताया उनके अनुमान से 75 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी के अंदर धकेले गए 2020 के साल में। एक ऐसा साल देश में जब मेजॉरिटी जनता और गरीब बन गई या पॉवर्टी में धकेली गई, इसी साल में ही देश में जो मल्टी बिलियनियर लोग हैं वो और अमीर बन गए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4 मेन कंपोनेंट से बनता है। कंजम्पशन यानी जो देश में आम जनता है वो कितना कंज्यूम करने लग रही है चीजों को, गुड्स को और सर्विसेज को। दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस कितना पैसा इन्वेस्ट करने लग रहे हैं देश में। तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार कितना पैसा खर्च करने लग रही है। और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स, यानी देश कितना सामान एक्सपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स बनेगा। 4 मेन कंपोनेंट्स हैं ये जिससे जीडीपी बनता है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा असर पड़ा पैंडेमिक का प्राइवेट कंजम्पशन वाले कंपोनेंट पर। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों की तनख्वाह कम हो गई। इन सब चीजों की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था खर्च करने के लिए सामान खरीदने पर या फिर अलग अलग सर्विसेज पर। लॉकडाउन की वजह से भी कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे चीजों को। इसी की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन में एक भारी गिराव आया। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसी चीज सरकार के ऊपर है। सरकार अगर ज्यादा पैसा खर्च करेगी अपना तो उससे जीडीपी
पॉजिटिव में जाएगा और यहां से ही आपको कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो आम आदमी की जिंदगी में हो रहा है, जिस हालत से आम आदमी आज के दिन गुजर रहा है, कैसे वो जीडीपी फिगर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसका। सरकार बहुत पैसा स्पेंड कर दे और प्राइवेट कंजम्पशन काफी नेगेटिव में जाए, लेकिन जीडीपी ग्रोथ उतना नेगेटिव में नहीं जाएगा अगर सरकार की स्पेंडिंग बढ़ रही है तो। और सरकार की स्पेंडिंग बढ़ी पिछले साल में। और सरकार कहां पर पैसा खर्च करती है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पी चिदम्बरम, जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन किस तरह के प्रोजेक्ट्स में। ऐसा नहीं कि सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स जो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इस साल के लिए तो बहुत सारा पैसा खर्च करा जाएगा वहां पर, लेकिन उसके बाद उससे एंड में कोई इतना बड़ा आउटपुट नहीं मिलने वाला। पी चिदम्बरम की सजेशन है कि सरकार को ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करने चाहिए जिससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करे सरकार लोगों को और पैसा दे अलग अलग तरीकों से। ये फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, अनएम्प्लॉयड और गरीब लोगों के हाथ में पैसा दे सकते हैं, और जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग और पैसा खर्च करना चाहेंगे, जिससे कि प्राइवेट कंजम्पशन का भी कंपोनेंट बढ़ेगा। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूं जीडीपी इंडिकेटर के साथ। मान लो सरकार एक सड़क को बनाने में पैसा खर्च करती है, करप्शन होती है वहां पर, सरकार बहुत सारा पैसा लगाती है उस सड़क को बनाने में जितने की जरूरत नहीं है, और वो सड़क बड़ी बेकार क्वालिटी की बनती है। वो एक महीने बाद सड़क टूट जाती है, उसके बाद सरकार अगले महीने फिर से बहुत सारा पैसा खर्च करती है उस सड़क को बनाने में, फिर वो सड़क एक महीने बाद टूट जाती है, फिर और सड़क पे पैसा खर्च किया जाता है, और यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये होना जीडीपी के लिए एक्चुअली में अच्छी चीज है एज कंपेयर टू एक ऐसा सिनेरियो जहां पर सरकार एक अच्छी सड़क बनाए जो 10 सालों तक चलेगी। इस केस में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होएगी क्योंकि सरकार ने सिर्फ एक बार पैसा खर्च किया है वहां पर। इसी तरह से एग्जैक्टली बहुत सारे यूजलेस काम होते हैं देश में, दुनिया में, जो सिर्फ दिखावे के लिए जीडीपी को बढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में उनसे ना तो जनता को कोई बेनिफिट पहुंचता है, ना ही देश को कोई बेनिफिट पहुंचता है। इसी से ही एक रिलेटेड प्रॉब्लम यह है कि जीडीपी को मैक्सिमाइज करने का मतलब यह नहीं है कि एक इंसान की खुशी या हैप्पीनेस भी मैक्सिमाइज होगी, और ना ही इसका मतलब यह है कि एफिशिएंसी या कन्वीनियंस भी मैक्सिमाइज होगा। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एक सस्ती एयरलाइन टिकट खरीदते हैं खुद से ऑनलाइन रिसर्च करके, और खुद वेबसाइट पर जाकर एयरलाइन की आप उस टिकट को खरीद लेते हैं। बड़ा ही एफिशिएंट काम है, आपको खुशी मिलती है इससे क्योंकि आपने एक सस्ती एयरलाइन की टिकट खरीदी। अब इसका ऑल्टरनेटिव देखिए, अगर आप ये टिकट खरीदते एक ट्रैवल एजेंट को पैसे देकर, तो ट्रैवल एजेंट को अपनी सैलरी मिलती इससे, और वो ट्रैवल एजेंट मान लो एक ट्रैवल वेबसाइट पर अपनी रिसर्च करता पैसे देकर, उस ट्रैवल वेबसाइट को भी थोड़े पैसे मिलते इससे। तो इन दोनों चीजों से जीडीपी ज्यादा प्रोड्यूस होने लग रहा है। जितने ज्यादा लोग यहां पर बीच में इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे, उससे जीडीपी और ज्यादा बढ़ेगा देश का। लेकिन क्या ये काम एक्चुअली में आपके लिए सबसे कन्वीनियंट या सबसे खुशी देने वाला काम है? बिल्कुल भी नहीं। एक विकीपीडिया जैसी वेबसाइट देख लो, फ्री में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जीडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीडीपी 0 का 0 ही रहेगा अगर आप विकीपीडिया से कोई इंफॉर्मेशन लेंगे फ्री में तो। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, जहां पर आप पैसे पे करते हैं, तो उससे जीडीपी के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये देश का जीडीपी उससे और पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या आपको ये करना चाहिए इसका मतलब? बिल्कुल भी नहीं। अगली प्रॉब्लम यह है कि जीडीपी सिर्फ एक एग्रीगेट है, एक तरह से टोटल एवरेज है पूरे देश के लिए। यह आपको नहीं बताता कि देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसी है। अगर एक देश में सिर्फ टॉप 10% लोग बहुत अमीर है, सारा पैसा कमा रहे हैं और सारे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करके बैठे हैं, उनकी स्पेंडिंग से देश का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ सकता है, इवन इफ देश के 90% लोग बहुत ज्यादा गरीब हो, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं हो स्पेंड करने के लिए। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इससे एवरेज बहुत ज्यादा इधर उधर खिसक सकती है, और ऐसा शायद हमारे देश में भी देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसलिए अगर आप अमीर लोगों को इक्वेशन से निकाल दोगे, सिर्फ आम देश की जनता के लिए, 90% जनता के लिए जीडीपी को देखोगे, तो उसकी हालत शायद बहुत ज्यादा बुरी होगी अभी से भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज जितनी बड़ी होगी, जितना ज्यादा पैसा स्पेंड किया जाएगा, उतना ही बेहतर है। लेकिन रियलिटी में हमेशा ऐसा होता नहीं है। हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं इसके कि फाइनेंशियल सेक्टर जैसे ही बड़ा होता गया, आउट ऑफ कंट्रोल होता गया, उससे इवेंचुअली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई।
और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि धरती पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन जीडीपी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कंजम्पशन को बढ़ाते रहना है। जितना ज्यादा लोग कंज्यूम कर सके उतना ही अच्छा होगा जीडीपी के लिए। अगर देश में कुछ नेचर पार्क्स हैं और आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व्ड हो रखी है, लाजवाब वाइल्ड लाइफ और नेचर हमें देखने को मिलता है, वहां का जीडीपी एक्चुअली में जीरो होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली शायद वहां से कुछ भी बेनिफिट ना मिले, क्योंकि उस जगह को बिल्कुल अनटच छोड़ा गया है ह्यूमंस से। जैसे कि हमारा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ही ले लो अंडमान में, या फिर लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स ले लो जहां पर कोई इंसान नहीं रहते, अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं वो। वहां से निकलने वाला जीडीपी का आउटपुट जीरो है। लेकिन हम वहां जाकर अगर सारे जंगल काट देंगे, सारी वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देंगे और इमारतें और लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाएंगे इन आइलैंड्स पर, तो ये तो जीडीपी के लिए बड़ा अच्छा होगा। बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट इस स्पेसिफिक एरिया का। क्या ऐसा करना एक्चुअली में देश के लिए अच्छा होगा? आप लोग कहोगे ना, लेकिन जीडीपी कहेगा हां। जीडीपी कहेगा कि काट दो सारे जंगल, उससे पोल्यूशन बढ़ेगी, उसकी वजह से कुछ और कंपनीज आएंगी जो कि आपके लिए एंटी पोल्यूशन मास्क बनाएंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाएंगी कि आप सड़कों पर उन्हें पहनकर घूम सको, जिससे उस कंपनी को और पैसे मिलेंगे। आप लोग और पैसा स्पेंड करोगे तो उससे जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जंगल काट के पहले पोल्यूशन बनाओ, फिर पोल्यूशन को हटाने के लिए कोई और चीज बेचो, तो इससे जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ेगा। देख रहे हो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीडीपी ग्रोथ रेट में? यहां पर क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जीडीपी एज एन इंडिकेटर में। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप लोग आज से जीडीपी के डेटा को इग्नोर करना शुरू कर दो कि भाई जीडीपी का डेटा तो बिल्कुल ही यूजलेस है, इसको अब देखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जीडीपी एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है दोस्तों। आज के दिन भी मैं ये सारे लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स के बावजूद कहने लग रहा हूं, क्योंकि जीडीपी एक ओवरऑल काफी अच्छा आइडिया देता है इकोनॉमी के बारे में, उसे जज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बना रहेगा आने वाले सालों में भी। बस मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जीडीपी के इंडिकेटर होने में क्या लिमिटेशंस है, कहां पर इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्या चीजें आप इससे कंक्लूड नहीं कर सकते, और अगर आप इस नंबर को देखते हो तो इस नंबर के पीछे क्या चीजें छुपी रह जाती हैं। जैसे अगर एक ह्यूमन बॉडी की फिटनेस का एग्जाम्पल ले, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एक इंसान की हेल्थ जज करने के लिए। ये बेसिकली हाइट और वेट के रेशियो को कैलकुलेट करता है और बताता है कि आपका हाइट और वेट सही रेशियो में है या नहीं है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ज्यादा या कम तो नहीं है, ये बीएमआई बताता है और काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसे देखकर जज करते हैं कि एक इंसान हेल्दी है या नहीं है। लेकिन क्या इस इंडिकेटर को देख के एक इंसान की पूरी हेल्थ बताई जा सकती है? एक इंसान का ब्लड शुगर लेवल कैसा है, कोई विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है या नहीं है, हार्मोन्स का लेवल कैसा है, बॉडी में जो वेट है वो फैट से आता है ज्यादातर या फिर मसल से आता है, ये सब चीजें बीएमआई नहीं बताता है। और आपको बहुत सारे और इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं एक इंसान की टोटल हेल्थ को देखने के लिए। लेकिन ऊपर से मोटे मोटे तौर पर बीएमआई काफी मदद करता है। तो ऐसे ही जीडीपी भी है दोस्तों। जो चीजें जीडीपी छुपा कर रखता है उन्हें देखने के लिए हमें बाकी और इंडिकेटर्स को गहराई से जांचना चाहिए, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स, कितनी शांति है एक देश में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, देश की इन्वायरमेंट सही तरीके से प्रोटेक्ट करी जा रही है नहीं करी जा रही है, एयर पोल्यूशन को देखना चाहिए। देश में इनइक्वालिटी को समझने के लिए इनइक्वालिटी इंडेक्सेस पर फोकस करना चाहिए जो बताते हैं कि देश में कितनी इनइक्वालिटी है। देश में एक आम इंसान की डेवलपमेंट को जज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इंडेक्स को देखना चाहिए। इसके अलावा जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर भी एक बहुत अच्छा मेजरमेंट है जो सोशियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जिसे जीडीपी नहीं करता। लेकिन इन इंडिकेटर्स के बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।